हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आज हम ह्यूमन आई पर विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। इसको पढ़ने के बाद बोर्ड परीक्षा में, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में चाहे जिस तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे स्टूडेंट अटेम्प्ट करने में निश्चित रूप से सफल रहेंगे, सक्षम रहेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अंत में एक सुपर ट्रिक देंगे जिसकी सहायता से किसी भी तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ह्यूमन आई, मानव नेत्र। मानव नेत्र मतलब ह्यूमन आई। सबसे पहले तो ये जाने ह्यूमन आई के लेंस के बारे में। प्रकृति में मानव निर्मित जितनी लेंस हैं सभी लेंस की फोकस दूरी निश्चित होती है, वो फोकस दूरी बदला नहीं जाता है। जिस फोकस दूरी का लेंस मानव ने बनाता है उस लेंस की फोकस दूरी वही रहती है, हर बार वो बदला नहीं जाता है। परंतु जो प्रकृति ने मानव नेत्र में जो लेंस दिया है वह एक ऐसा उभयोत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमेशा वस्तु की स्थिति के आधार पर बदला जा सकता है और बदला जाता है। सबसे पहले हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे और मानव नेत्र की संरचना के बाद हम मानव नेत्र में जितने पार्ट होते हैं सारे पार्ट्स का एक एक करके कार्य बताएंगे, यूज बताएंगे और उसके बाद हम दृष्टि दोष पर और दृष्टि दोष के निवारण पर और कारण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संरचना देख लेते हैं, मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना में सबसे पहली बात तो मानव नेत्र गोल आकार का होता है। ये होता है मानव नेत्र गोल आकार का। मानव नेत्र गोल आकार का होता है जो 3 परतों से, 3 लेयर की झिल्लियों से घिरा रहता है। हम 3 लेयर को इस तरह से बना दे रहे हैं। ये 3 लेयर, सबसे ऊपर का जो होता है इसे कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। बीच वाला जो लेयर होता है ये डार्क कलर का होता है, काले कलर का, जिसका नाम है कोराइड। कोराइड। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसका नाम होता है रेटिना। रेटिना। जो दृढ़ पटल होता है वो आगे की तरफ आता हुआ थोड़ा उभर जाता है, ऐसे उभर जाता, उभार बनाता है और ये उभार जो है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। इस उभार को हम कार्निया कहते हैं। ये कार्निया बनाता है, कार्निया। और इसी से निकली हुई पेशियां होती हैं जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये आइरिस होती है। हम आइरिस को इस तरह से बना दे रहे हैं। ये आइरिस है, यहां भी हम आइरिस को बना दे रहे हैं। ये आइरिस है और आइरिस का काम होता है लेंस को पकड़े रहना। ये हमारा उत्तल लेंस है,
ये उत्तल लेंस है जिसको पकड़ने का काम आइरिस की पेशियों ने कर रखा है। आइरिस की पेशियों ने कर रखा है। ये उत्तल लेंस है। आइरिस जो होता है थोड़ा लेंस पर आगे जरूर बढ़ा रहता है, लेकिन ये यहाँ पर आइरिस पूरा यहाँ से यहाँ तक बंद ना होगा कि यहाँ खुला रहता है। और इस खुले वाले आइरिस वाले खुले वाले भाग को हम कहते हैं पुपिल, मतलब कार्निया, नहीं पुपिल, पुपिल कहते हैं। और ये जो होता है ये लेंस होता है उभयोत्तल लेंस होता है, लेंस होता है। और ये आइरिस है, आइरिस है। और ये है आइरिस की पेशियां, आइरिस की पेशियां, आइरिस की पेशियां है। इसमें जो द्रव भरा होता है इस द्रव को कहते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव कहते हैं। और इसमें जो द्रव भरा होता है वो गाढ़ा होता है, जिसे कहते हैं काचाभ, काचाभ द्रव है, काचाभ द्रव कहते हैं। और ये यहाँ से टूटा रहता है, टूटा रहता है, जो ये मस्तिष्क को प्रकाश तंतु को ले जाता है। यहाँ सेंसरी नर्व्स जाते हैं मस्तिष्क की तरफ, प्रकाशिक तंतु मस्तिष्क को जाता है। यहीं पर जो होता है, यहीं पर पाया जाता है पीत बिंदु, रेटिना पर ये पीत बिंदु है। और यहां पर कहीं पाया जाता है अंध बिंदु, अंध बिंदु। ये मनुष्य की आंख का चित्र है। अब एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। मानव नेत्र गोल आकार का होता है, जिसके सबसे बाहरी परत को, जो 3 परतों से घिरा होता है, बाहरी परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल आगे की ओर जाकर के ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है और थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे कोराइड होता है, जो डार्क कलर का होता है, काला कलर का होता है, काला कलर का होता है। और उसके नीचे एक पर्दा होता है जिसका नाम है रेटिना, जहां पर प्रतिबिंब बनने का कार्य होता है, रेटिना। अच्छा, रेटिना पर जो है पीत बिंदु भी होता है, रेटिना पर ही अंध बिंदु होता है। और रेटिना पर कोन सेल भी पाया जाता है। ये सपोज दैट ये कोन सेल है और रेटिना पर रॉड सेल भी पाया जाता है। रेटिना पर जगह जगह पर कोन सेल पाया जाता है, जगह जगह पर रॉड सेल पाया जाता है। अच्छा, यहाँ से जो होता है ये प्रकाशिक तंतु जाता है, ये मस्तिष्क को जाता है, जो रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य करता है। ये है आइरिस की पेशियां, आइरिस है और ये है आइरिस की पेशियां। आइरिस क्या है? आइरिस एक प्रकार का डोर है, डोर जो बीच में खुला रहता है, जो बीच में खुला रहता है। और इस खुले वाले भाग को पुपिल कहते हैं। आइरिस जो होता है एक जैविक उभयोत्तल लेंस को पकड़े रहता है और यही लेंस जो है प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का कार्य करती है, अपवर्तित करने का कार्य करती है। लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव भरा होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं।
और लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसे कांचाभ द्रव कहते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा होता है और ये थोड़ा हल्का होता है। ये गाढ़ा, ये हल्का होता है। अब हम एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, किसका क्या काम है। तो इस फिगर को पहले ड्रा कर ले, उसके बाद हम एक एक पार्ट्स का हम वर्क बताएंगे। सबसे पहले तो पार्ट्स का हम नाम लिख लेते हैं, जैसे ये, फिर हम इसे मिटा दे रहे हैं, मिटाने के बाद हमें भूलने ना पाए। तो होता क्या है, दृढ़ पटल, कोराइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंधबिंदु, अंधबिंदु, प्रकाशिक तंतु, कांचाभ द्रव, कांचाभ द्रव, आइरिस, आइरिस की पेशियां, आइरिस की पेशियां, आइरिस की पेशियां, लेंस, कार्निया, कार्निया, कांचाभ द्रव, कांचाभ द्रव हो गया, जलीय द्रव, जलीय द्रव, और शंकु कोशिका, शंकु व राड सेल। राड सेल को हम क्या कहेंगे, अभी राड सेल लिख रहे हैं, हो सकता है कि इसकी हिंदी आ जाए, राड सेल। इन सब का हम एक एक करके अब हम वर्क बताएंगे, उसके बाद तब जाके आगे हम टॉपिक को मूव कराएंगे। हम इसे इरेज करते हैं, इस फिगर को, वीडियो को पॉज करके फिगर को अपने खुद से ड्रा करेंगे देख करके, क्योंकि अपना बनाना सबसे बेहतर होता है। अपने लिखेंगे, अपने रफ पर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। और हाँ, एक हमारे लिए भी आप लोग से गुजारिश है कि एक काम हमारा भी कर देंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और हाँ, लाइक दिल करे तो लाइक भी कर दें, और बेल आइकन को ऑलवेज के लिए प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो चलिए हम एक एक करके वर्क लिखते हैं। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल आंख की सबसे बाहरी परत होती है, जो आगे की ओर उभरी हुई और पारदर्शी होती है, जिसे कार्निया कहते हैं। ये तो रहा दृढ़ पटल का काम। कोराइड का काम देख लें। कोराइड, ये जो है दृढ़ पटल के नीचे होता है। पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है।
झिल्ली होती है जो क्या काम करती है, जो देखिए लेंस से जो प्रकाश आता है, ये लेंस से जो प्रकाश आता है अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ पड़ता है, रेटिना पर फोकस होता है, और रेटिना पर फोकस होने के बाद रेटिना से पुनः परावर्तित न हो जाए अलग अलग दिशा में, इसीलिए कोराइड काले रंग का होता है। ये क्या कर लेता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अगर कोराइड प्रकाश को अवशोषित नहीं करता तो रेटिना से टकराने के बाद प्रकाश पुनः परावर्तित होता है, और परावर्तन के पश्चात हो सकता है इधर कहीं और दूसरा तीसरा इमेज इसी में ब्लडर इमेज बनने लगता। तो ये दिक्कत हो जाती, कई प्रतिबिंब दिखने लगता, कुछ साफ दिखता, कुछ हल्का दिखता। तो कोराइड क्या करता है, कोराइड जो होता है अपवर्तित, जो अपवर्तित प्रकाश को पुनः रेटिना से अपवर्तित प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे प्रकाश पुनः रेटिना से अंदर ही अंदर परावर्तित न हो पाए, न हो सके। तो ये रहा कोराइड का काम। कोराइड दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जो अपवर्तित प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे प्रकाश पुनः रेटिना से अंदर ही अंदर परावर्तित न हो सके। ये पुनः परावर्तन को, रेटिना से पुनः परावर्तन के प्रकाश के पुनः परावर्तन को क्या करता है, रोकता है। अब अगले हम पॉइंट पर चलते हैं। कोराइड के बाद आ गया नंबर रेटिना का। इसे पोज करके नोट करते रहेंगे। रेटिना का काम देख लें हम लोग। रेटिना, रेटिना रेटिना यह एक ऐसी झिल्ली होती है यह एक ऐसी झिल्ली होती है जिस पर वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना क्या है, रेटिना प्रतिबिंब बनने का कार्य करता है। इसी पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। और इस उल्टे प्रतिबिंब को प्रकाशिक तंतु के द्वारा मस्तिष्क को सीधा भेज दिया जाता है, सीधे करके, और वहां ऑब्जर्वेशन इसका सीधा होने लगता है। तो रेटिना का ये काम है। रेटिना पर ही शंकु कोशिका, शंकु व शलाका, देखिए हेडिंग आ गया, हिंदी आ गया, शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, शंकु कोशिकाएं
और शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। वैसे हमें शंकु और राड से लिखे हैं, इसका काम भी दिखाना था शंकु और शलाका कोशिका का, तो हम काम यही दिखा देते हैं। शंकु कोशिका जो होता है, शंकु कोशिका विभिन्न प्रकार की रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात रंगों में हम विभेद कर पाते हैं। शंकु कोशिका के कारण। तो शलाका कोशिका का कार्य क्या होता है? शलाका कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात हम धीमी प्रकाश में, अर्थात कम तीव्रता व अधिक तीव्रता के प्रकाश में वस्तु को शलाका कोशिका के कारण देख पाते हैं। तो देखिए, रेटिना का काम क्या है? यह एक ऐसी झिल्ली होती है जिस पर वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही शंकु व शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। शंकु कोशिका विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात रंगों में हम विभेद कर पाते हैं शंकु कोशिका के कारण। शलाका कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात कम तीव्रता व अधिक तीव्रता के प्रकाश में वस्तु को शलाका कोशिका के कारण ही हम देख पाते हैं। अब हम चलते हैं, अगले पर आते हैं। ये पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है। वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाते रहेंगे। पीत बिंदु, यह बिंदु कहाँ पर स्थित होता है? रेटिना पर स्थित होता है। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।
ये रहा पीत बिंदु की काम। अंध बिंदु के बारे में देख लें। अंध बिंदु यह है बिंदु भी कहाँ पर, रेटिना पर स्थित होता है। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब बहुत कम स्पष्ट होता है। ये पीत बिंदु और ये अंध बिंदु का कार्य हो गया। अब हम आते हैं प्रकाशिक तंतु पर। प्रकाशिक तंतु देख ले क्या होता है। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक भेजता है जिससे हमें वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये रहा प्रकाशिक तंतु तक। अब हम आते हैं कांचार द्रव, आइरिस, इन सब पर। इसे इरेज करते हैं। ये सब हल्की टॉपिक हैं, इसलिए बहुत इस पर हम रुक नहीं रहे हैं। कांचार द्रव, कांचार द्रव, कांचार द्रव ये कहाँ होता है भाई? ये है अधिक सांद्रता का द्रव होता है जो लेंस व रेटिना की मध्य स्थित होता है। रेटिना और लेंस के मध्य स्थित होता है। इनका काम क्या है? मान लीजिए ये द्रव भरा है, तो द्रव का काम होता है बाहर की तरफ दबाव लगाना। ये बाहर की तरफ चारों तरफ दबाव लगाएगा। तो चारों तरफ जब दबाव लगाएगा तो आँख को फुलाए रखेगा, जिससे आँख का आकार गोल बना रहता है, होता है, जो दाब के प्रभाव से आँख का आकार गोल बनाए रखता है। आँख का आकार गोल बनाए रखता है। ये तो कांचार द्रव का हो गया। आइरिस देखिए क्या होता है।
आइरिस। आइरिस आइरिस एक पर्दा होता है जो लेंस के सामने लटका रहता है, जिसमें लेंस के सामने एक छिद्र होता है जिससे प्रकाश लेंस लेंस पर आपतित होती है। तो आइरिस का काम हो गया। आइरिस एक पर्दा होता है जो लेंस के सामने लटका रहता है, जिसमें लेंस के सामने एक छिद्र होता है जिससे होकर प्रकाश लेंस पर आपतित होती है, और छिद्र को क्या कहते हैं, तथा छिद्र को पुपिल कहते हैं। अब अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, आइरिस की पेशियां। देखिए क्या होता है। आइरिस की पेशियां यह लेंस को दोनों ओर से लेंस को दोनों ओर से पकड़े रहता है। तथा लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक करने का कार्य करता है। कैसे लेंस की फोकस दूरी को कार्य करता है, काम करने अथवा अधिक करने का काम। मान लेते ये लेंस है और ये है आइरिस की पेशियां। लेंस क्या है, ये बायोलॉजिकल लेंस है। इसे छोड़ देंगे ऐसे गिर जाएगा, बैठ जाएगा। अब बैठ जाएगा तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब ये आइरिस की पेशियां ढीली पड़ जाएंगी तो लेंस इस तरह से बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो हार्ड है नहीं, ऐसे बैठ जाएगा तो ये लेंस मोटा हो जाएगा। और जब लेंस मोटा हो जाएगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार जब आइरिस की पेशियां टाइट होती हैं,
ऐसे होती टाइट होती हैं कि ये लेंस खींच जाता है, और खींच करके दोनों तरफ से खींच जाता है, और खींचने के बाद लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब लेंस पतला हो जाएगा, इस तरह से हो जाए लेंस, तो बड़ा वृत्त बनाएगा और इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या अधिक तो फोकस दूरी भी अधिक। अर्थात ये आइरिस की पेशियां कॉन्ट्रैक्ट होकर के और रिलैक्स होकर के इस लेंस की फोकस दूरी को बदलने का कार्य करती हैं। अच्छा, लेंस की फोकस दूरी क्यों बदली जाती है? लेंस की फोकस दूरी इसलिए बदली जाती है क्योंकि वस्तु जो है अलग अलग दूरी पर से देखना होता है वस्तु को, कभी नज़दीक से, कभी दूर से, कभी बहुत दूर से, और हर स्थिति में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर ही फोकस हों, लेंस पर ही जा करके मिले, इसलिए लेंस अपनी फोकस दूरी को कम बेसी करते रहता है। लेंस की फोकस दूरी में इस परिवर्तन को ही लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अर्थात आइरिस की पेशियां लेंस के समंजन क्षमता के लिए उत्तरदायी होती है, कार्य करता है। अतः आइरिस की पेशियां लेंस की समंजन क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। लेंस की समंजन क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। लेंस की समंजन क्षमता, लेंस का बार बार फोकस दूरी बदलना ही लेंस की समंजन क्षमता होती है। अब लेंस क्या होता है? लेंस पर देखें, लेंस मानव नेत्र में प्रयुक्त लेंस, मानव नेत्र में प्रयुक्त लेंस एक जैविक व उभयोतल लेंस होता है, जिसमें फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो मानव नेत्र में प्रयुक्त लेंस एक जैविक उभयोत्तल लेंस होता है, जिसमें फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह लेंस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करता है। तो ये लेंस है, ये लेंस के कार्य हो गया। अब हम चलते हैं कार्निया पर और जलीय द्रव पर। कार्निया और जलीय द्रव। कार्निया का देखिए कार्य क्या है। कार्निया यह एक पारदर्शी पर्दा होता है जो
आँख की सामने स्थित होता है। वस्तु से चलने वाले लगभग 90% प्रकाश को कार्निया द्वारा अपवर्तित कर दिया जाता है। तो कार्निया क्या है? कार्निया सामने की लेंस के सामने, आँख के सामने या लेंस के सामने का लगा एक पर्दा होता है जो वस्तु से चलने वाले लगभग 90% प्रकाश को अपवर्तित कर देता है। उसके बाद लेंस का अपवर्तन करता है। ये है लेंस और ये है रेटिना, और इसके सामने उभरा हुआ जो होता है ये होता है कार्निया। और यहाँ जलीय द्रव, प्रकाश चलता भी है कोई तो पहले यही अपवर्तित कर देता है। प्रकाश चलता है तो यही अपवर्तित कर देता है, उसके बाद बचा खुचा अपवर्तन इसके द्वारा होता है, लेंस के द्वारा। तो 90% प्रकाश का अपवर्तन क्या कर देता है? यही कार्निया कर देता है। अब जो है एक बचा है जलीय द्रव। यह है कम सांद्रता का द्रव होता है जो कार्निया व लेंस के मध्य स्थित होता है। यह लेंस पर उचित दाब बनाए रखता है तथा अश्रुस्राव के लिए उत्तरदायी होता है। ये रहा आँख की संरचना, और आँख की संरचना में जो पार्ट होते हैं उनके कार्य और उनकी स्थिति। अब इसके बाद का जो टॉपिक होता है वह दृष्टि दोष पर आ जाता है। दृष्टि दोष के एक दो दृष्टि दोष की हम चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं तो सारे दृष्टि दोष अभी हम इसी लेक्चर में ही खत्म कर देते। एक लेक्चर और कर लेंगे इसका, उस लेक्चर में हम जो बचा हुआ दृष्टि दोष रहेगा उसको चर्चा करेंगे, और क्या करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के टिप्स बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे। तो दृष्टि दोष देखिए क्या होता है। दृष्टि दोष ये क्या होता है? दृष्टि दोष जो होता है यह मानव नेत्र में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिसके पश्चात मनुष्य को स्पष्ट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है।
देख पाता है। अर्थात वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। ये तो दृष्टि दोष की डिफिनीशन में लिख सकते हैं। अब दृष्टि दोष अनेक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो कुछ दृष्टि दोष होता है जिसका नाम हम लिख देते हैं और एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है, हम ले लेते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। और तीसरा ले लेते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ये मुख्य प्रकार के 3 दृष्टि दोष हैं। एक और दृष्टि दोष होता है, उसका इसके बाद हम चर्चा कर देंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो एक दृष्टि दोष को हम पकड़ते हैं। पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। तो इस दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर स्थित वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। क्यों दूर स्थित वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है? तो यहाँ 3 फिगर हम बनाते हैं। एक बनाते हैं, ये मान लेते हैं हेल्दी आई है, स्वस्थांक है ये। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हो, अच्छा है निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हो, क्योंकि ये स्वस्थ है तो ये प्रतिबिंब को अच्छा से रेटिना पर बनाएगा। ये प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है और रेटिना पर जाकर के मिला देता है, अर्थात ये प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाएगा। स्पष्ट रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, अब एक और हम फिगर बनाते हैं जो जिसमें निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है व्यक्ति। मान लेते हैं ये आँख है और ये है लेंस।
दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो दूर से हम स्थित वस्तु से हम प्रकाश को आपतित कर रहे हैं। एक बात जानते हैं, जब भी दूर से प्रकाश आती है तो उस प्रकाश को समांतर लाते हैं, समांतर आपतित कराते हैं। नजदीक होता है तो बात दूसरी होती है, लेकिन दूर स्थित वस्तु से आपतित प्रकाश हमेशा क्या होती है, समांतर आती है, इसलिए हमने समांतर कर दिया। इसमें निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष तब होता है जब लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात फोकस दूरी कम हो जाता है, अर्थात लेंस आइरिस जो होती है, आइरिस की पेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस ऐसे लुढ़क करके छोटा हो जाता है। जब लेंस लुढ़क करके छोटा हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाता है। अब फोकस दूरी कम होगा तो P इक्वल टू होता है 1/f। तो फोकस दूरी कम तो पावर अधिक, और पावर अधिक होने का मतलब प्रकाश की किरणों को जल्दी कन्वर्ज कर देना, अधिक मोड़ देना। तो ये अधिक मोड़ देता है और इस प्रकार यही पर आकर के मिल जाता है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। तो रेटिना से पहले बन गया तो ये स्पष्ट कहाँ दिखाई देगा, अस्पष्ट हो गया, अस्पष्ट, क्योंकि रेटिना पर बनता तब ना स्पष्ट होता। तो हम कहते हैं क्या, दूसरे पॉइंट ये लिखते हैं, इस प्रकार के दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व बनता है, रेटिना से पूर्व बनता है। और क्या होता है, क्यों रेटिना से पूर्व बना, क्योंकि लेंस की पावर बढ़ गई, क्षमता बढ़ गया। इस प्रकार के दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, इसीलिए ये प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करना है, इसके निवारण के लिए हमें एक ऐसा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा उचित फोकस दूरी का, जो लेंस की पावर को अधिक करने की बजाय कम कर दे। लेंस की पावर को, लेंस की क्षमता बढ़ गई थी तो इसीलिए रेटिना से पहले ही आपतित मिलने लगा, फोकस होने लगा। और जब लेंस की क्षमता को घटाने वाला कोई लेंस प्रयोग कर देंगे तब ये फिर से वहाँ पर ले जा करके मिला देगा। तो हम लेंस की क्षमता को घटाने वाला लेंस, दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस, ये लेंस की क्षमता को क्या कर देगा, घटा देगा। अब जो प्रकाश की किरण आती है दूर स्थित वस्तु से, मान लेते हैं ये दूर स्थित वस्तु से कोई प्रकाश आ रही है, आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है, ये क्या करेगा, पहले इस प्रकाश को डाइवर्ज कर देगा, ये फैला देगा। और फैलाने के बाद अब ये लेंस को कहेगा तुम अपवर्तित करो, तो अपवर्तित करता है। जब पैरेलल होता तो यही अपवर्तित कर देता, अब फैले हुए लेंस को अपवर्तित करता है, तो करते 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 भी ये रेटिना पर जाकर के मिलता है और प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। तो ये रेटिना पर मिल जाता है। तो निवारण के लिए क्या करते हैं, निवारण असल में होता क्या है, जब ये डाइवर्ज कर जाता है तो इसको अगर छोड़ दें तो ये दोनों डाइवर्जिंग प्रकाश की किरण कहीं पर मिलती नहीं है और प्रतिबिंब भी नहीं बना पाती। ये तो उत्तल लेंस इसको फिर से मोड़ करके प्रतिबिंब बना देता है। अगर उत्तल लेंस नहीं रहता
तो ये पीछे अगर मिलाते तो हमें यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ मिलता। तो हम क्या करते हैं, अब ये अनंत यहाँ दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया और यही प्रतिबिंब इसके वस्तु का कार्य करता है और दिखता है। तो निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। बस अगले लेक्चर में इसके बाद नेक्स्ट दृष्टि दोष को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।